नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ओवर हियर once again. Sudarshan R. Chittur with the great Indian brand show. I know we've been on a break for a pretty long time, 6-8 months. We haven't seen much, but we were not sleeping. We were trying to gather the knowledge that we want to share with you. आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम क्या है? It's a knowledge sharing platform. It's about brand building. It's about helping people know each other and know the jewels that shine in our country so bright. आज मैं आपको एक कहानी बताता हूं, बहुत ही पौराणिक कहानी है, आप सबको पता होगा। आपको ध्यान होगा महाभारत के काल में जब अज्ञातवास हुआ था तो 1 साल तक पांडवों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। इतना कठिन हो गया था कि कौरव सभी बहुत परेशान हो गए थे। कैसे पता लगा है कहां पे, कहां से ढूंढ के निकाले। लेकिन क्या आपको पता लगा वो कैसे पहुंचे विराट प्रदेश पहुंचे थे ना, विराट राज के पास। श्री कृष्ण ने एक बात बोली थी कि शकुनी जो थे ना, उस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन खलनायक थे। अगर वो सत्य की दिशा पे चलते तो इस दुनिया को कुछ अलग ही दिशा मिलती। शकुनी ने बोला, देखो आप किसी से उसकी कला नहीं छुपा सकते कभी। मतलब ये है कि वॉट एवर इज योर इनेट क्वालिटी, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, यू कैन नेवर हाइड इट। इट विल कम आउट इन वन फॉर्म और दी अदर। अपनी पार्टी में देखा होगा, somebody is come, आपके घर पे म्यूजिक बज रहा है, पैर थिरक रहे हैं, मे बी द पर्सन इज अ डांसर, somebody is shaking the head, maybe somebody is a singer, कोई गुनगुना रहा है तो वो रोकना चाहो तो भी नहीं रुकता। ऐसे केस उन्होंने बोला, ऐसा कोई देश ढूंढो, प्रदेश ढूंढो जिसने पिछले 1 वर्ष में बहुत वृद्धि हासिल करी हो, समृद्ध हो गया हो। Suddenly there is glory everywhere. And when they delved deep into it, they found that the kingdom of Virat, उन्होंने नई संधियां कर ली थी। उनके खेत खलियान की बात होने लग गई थी, अनाज में वृद्धि, पशुओं में वृद्धि, पशुओं के व्यापार में वृद्धि, हर तरफ से। तो उन्होंने बोला, ये सडनली विराट राज को क्या हो गया? तब शकुनी ने बोला, ये कोई काम एक एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटर ही करवा सकता है। और कौन था एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटर? युधिष्ठिर। जिसकी बात सुनकर, जिसके ज्ञान से, जिसको सुनकर, जिसकी एडवाइस को फॉलो कर विराट प्रदेश ने इतनी उन्नति करी। एंड दे वर स्पॉटेड। फिर वो जो कीचक की कहानी, द रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री, यू नो। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर का कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। आज के जमाने में आप जब व्यापारी हैं, आपका व्यापार जहां जहां फैला है वो आपका प्रदेश है। दैट इज योर किंगडम एंड यू आर द किंग ऑफ इट, राइट? And you need somebody who is equally well versed in administration affairs. Only then you can progress. I am so happy today to bring to you another season of the Great Indian Brand Show. We thank our sponsors, Property Promotion, that has helped us gather these wonderful guests today and bring them in front of you. This time it is a proper knowledge sharing platform for you. And with us today is the administrator that you have been looking for, who has been guiding thousands of entrepreneurs, who has worked at the core of it in the government. We have with us Shri Krishna Pratap Singh. Let's call him KP sir or KP Singh sir, who is a former commissioner for customs and GST. He is with us over here today and he is going to shed light on GST, taxation and many issues जहां पे व्यापारियों को मदद मिल सकती है कि सही तरीका क्या है, तब आप अपने बिजनेस में उन्नति कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका केपी सर कि आपने समय निकाला और हमें इस लायक समझा कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओवर हियर विद अस टुडे। Thanks, Sudarshan ji, for the kind words that you made to us. And I'm also equally grateful to your platform and giving such an excellent, historically important introduction. And जैसा आपने कहा कि अगर प्रशासन अच्छा हो गया
तो वहाँ पे चारों तरफ से समृद्धि है, लोगों को खेत खलियान, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस सब फूल फलित हो रहे हैं। मुझे ये आपका उदाहरण बड़ा अच्छा लगा। उसके साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि महाभारत के काल में जो आपने बताया, तो जैसे कि मैं पूरी लाइफ टैक्सेस से रिलेटेड डील करता आया हूँ। टैक्सेस में भी मेरी एक्सपीरियंस ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस में रही है, कस्टम्स, जीएसटी। तो मैंने देखा है कि ये टैक्स की अगर हिस्ट्री देखा जाए तो इवन एंसेंट इंडिया में जी, कर एंसेंट इंडिया में भी कर इकट्ठा करने की प्रणाली थी। राजकोष और के लिए। बिल्कुल, और ये हमेशा माना जाता है कि कर किस तरह से इकट्ठा किया जाए। जी, अर्थशास्त्र में चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, जी। उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी राजा अपने प्रजा से या अपने देश में जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेस हाउसेस हैं, टैक्स इस तरह से कलेक्ट करना चाहिए जैसे फूलों से मधुमक्खी। क्या बात है। मधुमक्खी फूलों से रस निकाल लेती है, इसमें मधुमक्खी का भी फायदा होता है, फूलों का भी फायदा होता है, इस पूरे इकोसिस्टम का फायदा होता माली है, का फायदा होता है, सबका फायदा होता है। पॉलिनेशन होता है, जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस का फायदा होता है, उस राज्य साम्राज्य के लिए फायदा है, उस गवर्नमेंट प्रशासन जिनको एक बहुत रिसोर्सेज की जरूरत है वो मिलता है। तो अगर हम अर्थशास्त्र के ये मूल सिद्धांत को मान के चले तो हमें आज तक कोई भी टैक्सेशन रिलेटेड न प्रॉब्लम आएगी, न डिस्प्यूट्स आएगी, या कोई परेशान नहीं होगा। नॉर्मली ये माना जाता है जी, जी। कि टैक्सेस आर अ कंपल्सरी एग्जेक्शन फ्रॉम द सॉवरेन स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो चूंकि ये कंपल्सरी एग्जेक्शन है, ये सभी के साथ होता है। हम कभी कभी इसमें देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी टू फंड इट, एबिलिटी टू हैव द इकोनॉमिक कंडीशंस, उसके अनुसार टैक्स रेट कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। हमने देखा हुआ है कि इनकम टैक्स में अगर सर्टेन लिमिट्स के बिलो वो एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई टैक्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई सर्टेन लिमिट्स के ऊपर हैं तो उनको टैक्स दिया जाता है। उसमें भी कितना ऊपर है वो स्लैब वाइज किया हुआ है। तो टैक्स लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि देश को राजस्व मिले, उस राजस्व से देश अपने प्रजा के लिए, अपने देश के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल काम के लिए, उनके काम के लिए कुछ करे, उनके विकास के लिए करे, अपने देश की सुरक्षा के लिए आर्मी बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, रोड बनाए, रेल बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए। तो ये जितना भी रिसोर्सेस आता है ये टैक्स कलेक्शन के माध्यम से आता है। वैसे सरकार के अंदर में टैक्स के अलावा भी बहुत उनको इनकम का जरिया है, बहुत प्रणालियां, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी काफ़ी आता है जी। और चूंकि हमने देखा हुआ है कि काफ़ी सालों में 1947 के बाद में चूंकि इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में भी उन्होंने लगाए, उस समय इन्वेस्टमेंट किए, छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन उन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई, उनके प्रोडक्शन बढ़ गए, उनकी मार्केट शेयर बढ़ गई। तो अगर ये देखा जाए तो उन कंपनियों की वैल्यू बढ़ गई और उनके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई जी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स गवर्नमेंट को रेगुलरली काफ़ी अच्छे मात्रा में डिविडेंड भी देती हैं। जी, जी। तो डिविडेंड एक नॉन टैक्स इनकम है जी। ये ऑटोमेटिकली बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग ओनरशिप। मैं समझता हूँ आप जिस तरह से बता रहे, जरा एक डॉट के साथ कितने डॉट्स कनेक्टेड है ना? यस, मेरा पर्पज यही है कि जहाँ पे चाणक्य के हिसाब से अगर आपने प्रजा से, अपने सब्जेक्ट से, अपने सिटीजन से जी जो टैक्स वसूले, तो सिटीजन्स को भी देयर आर इनफ स्कोप मधु मिलेगा। At the same time, state is also getting enough resources to Absolutely. finance its
वेलफेयर एक्टिविटी। हम सभी को मालूम है अपने संविधान में हम लोग वेलफेयर स्टेट है। जी वेलफेयर स्टेट में मुख्य जो मिशन है गवर्नमेंट का जी कि मैक्सिमम लोगों का वेलफेयर हो जी विथ मिनिमम डिस्टर्बेंस, हम्म मिनिमम इंटरफियरेंस। हम्म तो उसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, उसके अंदर में स्टेट की जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये सब करने के लिए। बिसाइड्स दैट हमारे फंडामेंटल Wonderful. सर्टेन ड्यूटीज एंड राइट्स एज सिटीजन्स भी हैं हम्म कि हम सरकार को सही मात्रा में सही ढंग से टैक्स दें, जो बनता है वो दें, उसमें से हम छिपाने या चोरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी बात बोली, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं इस चीज के लिए, क्योंकि ये जो आपने जो बोला है छिपाना और चोरी करना, आई एम श्योर बहुत लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन भी होगा। लेकिन वहां पे जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि आप देखिए दी एक्सप्लेनेशन, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ नॉलेजेबल सोल कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। I have never come across a definition that collecting income tax is like pollination. How beautiful can it be? It erases all doubts. उसका मतलब समझ में आ जाता है, उसकी प्रक्रिया समझ में आ जाती है, उसका ध्येय समझ में आ जाते हैं कि राष्ट्र को बनाने में उसका कितना बड़ा हाथ है और कितना समर्थन चाहिए उस चीज के लिए, राइट? पॉलिनेशन होगा तभी तो और भी फील्ड्स कितनी सारी सुनहरी खिलेगी आसपास, सबको फायदा पहुंचेगा इसका, पर्यावरण को, पशु को, मनुष्य को, हम सबको, पूरे देश को। और इसी से उन्नति होती है, इसी से विकास होता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट डेफिनेशन। Income tax collection is like pollination. I don't think anybody else could have put it so better. I really thank you for that. That has been really, really interesting. बहुत ही अमेजिंग चीज बताई। मैं आगे कुछ और पूछना चाहता हूं, मैं कुछ आई वॉन्ट टू गेट इन टू सर्टन थिंग्स जहां पे हमारे दर्शकों को कुछ सवाल हो सकते हैं, दे माइट वांट टू नो, राइट? बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट, हमारे दर्शक आपको जानना चाहेंगे, आपने 1991 में आईआरएस, यू केम इनटू द सिविल सर्विसेज एंड 1992 में आप कमीशन हुए। सोशियोलॉजी में आपने एमफिल किया जेएनयू से, सो यू स्टार्टेड फ्रॉम लखनऊ, दैट इज वेयर यू बिलोंग टू। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि इस तरफ कैसे उत्पन्न हुई? What attracted you to get into civil services? Was it a childhood dream? What was it like that pushed you into this? चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और हमारे परिवार में काफ़ी लोग सिविल सर्विसेज से पहले से ही थे, तो सिविल सर्विसेज और उनकी एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम एंड उनका जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो मुझे जानकारी थी। उससे हमें डेफिनेटली एक मोटिवेशन तो मिला ही था। और उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन के लिए मैं जब जेएनयू आया दिल्ली में, तो दिल्ली में मुझे वो माहौल मिला। हमारे हॉस्टल में, मैं ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में रहता था, तो उस हॉस्टल में भी काफ़ी कम से कम अराउंड 40-45 जो स्टूडेंट्स थे, हाँ, वो सिविल सर्विसेज दे रहे थे। तो ऑटोमेटिकली एक पूरा माहौल बन गया जिसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। वो पूरी यूनिवर्सिटी, पूरा हॉस्टल में माहौल बन गया। जी, तो हमें सिविल सर्विसेज के जो लाइक माइंडेड एस्पिरेंट्स थे और जिस टाइप से क्वेश्चंस आते थे, तो हमें एक बहुत बड़ा स्टडी ग्रुप बन गया, फ्रेंड्स का ग्रुप बन गया जो आपस में डिस्कस करते रहते थे कि इसको तो वो कैसे पैशन अपने सफलता। आप ही जाग गया, बिकॉज वो सबके अंदर वो बिल्कुल। भावना सब में वही, इट्स लाइक अ टीम। बिल्कुल, वो एक प्रॉपर माहौल मिल गया जहाँ पे वो कर सकते। उसके बाद फिर हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज अपनी स्टडी ग्रुप्स बना लिए थे। अब जैसे मेरे सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री थी तो हिस्ट्री का ग्रुप था, और प्लस सोशियोलॉजी, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड लेवल के रिनाउंड जो हिस्टोरियंस थे या सोशियोलॉजिस्ट थे, वो सब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, उसका रेपुटेशन बहुत हाई है। तो वहाँ पे हमें फैकल्टी का भी सपोर्ट काफ़ी मिलता था। उनकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है और वो लाइब्रेरी सबसे बढ़िया 24 घंटे खुली रहती है। हाँ, तो अगर एज ए स्टूडेंट हम रात को 12 बजे कॉफ़ी पी करके और हम पूरी रात या 4 बजे 5 बजे तक पढ़ना चाहें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 24 घंटे
वो फैसिलिटीज अवेलेबल है. तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर माई alma mater, Jawaharlal Nehru University, which has helped me and shaped my career in a proper way. Wonderful. क्या बात है. And then you, before that, how was it in Lucknow, childhood में family के अंदर? तो it must have been very inspiring there as well, है ना? क्योंकि इतने सारे civil services के अंदर आपके कुटुंब में से ही है, तो उनको देख के भी प्रेरणा मिलती होगी. Was there a pressure या मन था कि अरे ये बने तो मैं भी बनूंगा? इनडायरेक्ट मोटिवेशन रहता है, बट कोई प्रेशर नहीं होता था, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैं जेएनयू में जो एडमिशन हुआ था, तो उसके साथ साथ मुझे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्कॉलरशिप भी मिलती थी. तो उस स्कॉलरशिप में एनईटी भी मैंने क्वालिफाई किया था, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में एक जॉब हाथ में था. मेरी फर्स्ट असाइनमेंट उसमें एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी इंडिया में हो सकती थी. तो ऐसा नहीं कि जॉब का मुझे प्रेशर था, वो मेरे पास ऑलरेडी था. लेकिन सिविल सर्विसेज में मुझे ऐसा लगा कि आई कैन डू सम स्ट्रक्चरल चेंजेस, And at least help the in the thoughts level. transformation in the Yes, country. the एक Wonderful. ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ जॉब है. Yeah. तो वहाँ पे कर सकते हैं. वो ऐसी संस्था है जहाँ पे आपके पास में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, Yeah. और आपको फ्रीडम है. एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे आप यू कैन रियली ब्रिंग and contribute to the changes of lives of the people. One of the very interesting things, आपने बहुत amazing phrase use किया था अभी, transformation. जो सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी जो चाह थी आपके अंदर, जिसकी वजह से आपने कहा कि नहीं, आई वांट टू गेट इनटू दिस, बिकॉज क्योंकि फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. क्योंकि व्हेन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज स्ट्रांग, देयर इज अ गारंटी. और जब आप गारंटी में होते हो ना, आपके पास गारंटी होती है किसी चीज की, देन यू हैव द कॉन्फिडेंस टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. तो a very dear friend of mine, he is a transformation specialist in the healthcare industry, Dr. Vikram Munshi. He's a healthcare management consultant. So we used to discuss about transformation in the healthcare industry, through training and all that together. So what was the kind of transformation that you were looking for? And what were the transformations that you were able to bring in? I would like to know about that, क्योंकि मुझे पता है हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप जब थे तो आपकी टीम ने, आपने जिस तरीके से उसको हेड किया, आपने उसको जिस तरीके से दिशा दी, तो मुझे पता पूरे माहौल की दशा ही बदल दी होगी आपने. तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा. थैंक्स फॉर द एक्सट्रीमली रेलिवेंट क्वेश्चन सुदर्शन जी. एज फार एज आई कैन रिकॉल, जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, तो मेरी ऑडिट डिवीजन में पोस्टिंग हुई. तो मैंने देखा कि जो हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स ऑडिट करते थे, हाँ. तो ऑडिट काफ़ी रूटीन ढंग से होता था. उनके जो सर्टेन प्रीफिक्स्ड फॉर्म से वो जस्ट फिलअप करके दे देते थे. एंड जब मैं उनसे पूछता था कि आपने क्या देखा, तो वो कह देते कि हम सैंपल बेसिस पे ये देख के आए सब है. तो मान लीजिए कि अगर पूरा साल में वो एक साल का अगर ऑडिट कर रहे हैं, हाँ. तो उन्होंने बोला कि भाई एक डॉक्यूमेंट हर महीने का देख लिया, तो 12 डॉक्यूमेंट देख लिया, तो वो बोले एक साल का ऑडिट हो गया. तो मैंने उनसे कई सारे सवाल पूछे कि आपने जो एक डॉक्यूमेंट एक महीने के लिए सिलेक्ट किया, उसका क्या बेसिस है. क्योंकि सैम्पलिंग का, अगर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग्स का अगर ये देखे तरीका, तो बहुत रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए, तभी तो आप यू कैन arrive to certain conclusions कि आपने जो काम किया सही किया. Representative मतलब it has to be Yes. complete in itself. Yes, it should give a complete picture कि ये जो जिस particular document को आपने select किया, whether it represents to the as a general sample for whole month transaction or whole year transaction of any company of yes. anything. Yeah. तो फिर मैंने देखा कि ऑफिसर्स वो सब चीजें ध्यान नहीं देते थे. तो मैंने उनको मैंने कुछ सर्टेन फार्मूला डेवलप करके, सर्टेन टेक्निक थी, आप ये पर्टिकुलर चीज़ें करें, और मैंने कहा कि आप एक्सेल शीट में सारे करके फिर यू पिकअप सर्टेन थिंग्स. और मैंने कई सारी फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह उनको बोला, क्योंकि मैंने काफ़ी सीखते सीखते मैंने बैलेंस शीट कैसे पढ़ा जाता है, उसकी एनालिसिस कैसे होती है, वो सीख लिया था. स्पेशली लॉट ऑफ रेशियोज. तो अगर कोई भी कंपनी की अगर आप ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो मेरा मानना है आपको अकेले ही कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कंपनी से रिलेटेड अगर 3-4 स्टैट्यूटरी जो फाइल डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर वो आपको मिल जाते हैं. जैसे ऑडिट रिपोर्ट मिल गई, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंडेटली फाइल करते हैं.
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल गया, बैलेंस शीट मिल गई, प्लस कई सारे जो सेक्रेटेरियल रिटर्न फाइल होते हैं एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो है, तो वो भी आप कंपल्सरी मिल जाए। तो मेरा कहने का मतलब है ऑलमोस्ट कोई भी अगर आप स्टैट्यूटरी रिलेटेड काम कर रहे हैं जिनका किसी कंपनी से रिलेटेड है, तो आप नॉट नेसेसरली उनके आप सर्च करें, रेड करें, उनके प्रीमाइसेस में जाएं। 80 to 90% काम आप अपने ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। एटलीस्ट यू कैन डेफिनेटली क्रिएट अ रेड फ्लैग्स कि ये एरिया है जहाँ पे हमारा पॉसिबल टैक्स इवेजन होने का चांस है, तो वो रेड फ्लैग्स क्रिएशन वो अपने ऑफिस में कर सकते हैं इन अ नॉन इंट्रूसिव मैनर, in a non-intrusive manner, and in a very amicable manner to maybe understand what the entrepreneur or the business is also going through. yes at the same time आप चूंकि अपने एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं, तो विथ काइंड ऑफ एकेडमिक कैपेबिलिटीज यू हैव, आरओ टीम है, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। एंड देन फाइनल जो भी क्लैरिफिकेशन वगैरह आप वो कर सके, तो मे बी एट द फाइनल मोमेंट आप जाकर के स्पॉट पे वो कर सकते हैं। मैंने कई बार ये भी सुना है कि जैसे कई बार हमारे सीए से बात होती है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं, कहते हैं नहीं सर क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने आया हुआ हूं मैं, वो जाते हैं आईटीओ जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो ये क्या उसी संदर्भ में आप बता रहे कि वो उनको बुला के? नहीं, वो संदर्भ में नहीं। आपने मेरा एक्सपीरियंस एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव रोल पूछा, तो मैं जब सिविल सर्विसेज में था एज ए असिस्टेंट कमिश्नर, मैं उस दौरान जब मेरी पोस्टिंग हुई थी ऑडिट विंग में, तब मैंने देखा कि अपने उस पर्टिकुलर असाइनमेंट में मैंने क्या ट्रांसफॉर्मिक चेंज लाए जी। तो मैं अपने जो चेंज लाए वो चेंज बहुत छोटा सा था, और ऐसा नहीं है वो चेंज हर जगह वो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द क्लास 1 ऑफिसर दैट यू आर रिक्वायर्ड टू have such kind of minimum knowledge and you should implement it, but the reality is that काफी लोग जानने के बावजूद भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन, पर समय कम है या इंटरेस्ट कम है या उनके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। बट लेकिन हमने अपना एक सिस्टम डेवलप किया था, एक फॉर्मूला टाइप डेवलप किया था, and giving more freedom to the entrepreneurs also. हाँ, तो उससे 80-90% काम जो हम फील्ड में जाके करते हैं, हम अपने ऑफिस में ही बैठ के कर सकते थे। तो जो हमारे ऑफिस से ऑडिट करके लाते थे फाइल में, तो मैं उनसे पूछता था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं ऑफिस में बैठ करके पूछता था तो दे वर नॉट एबल टू आंसर, जबकि उन्होंने स्पॉट पे जाके 4 दिन 5 दिन इवन 6 दिन वहां बैठ के फैक्ट्री में, और मैं फैक्ट्री में गया ही नहीं, उसके जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ऑफिसर ने जो काम किए उनका प्रॉपर कंट्रोल नहीं था। तो जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपका प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आउटकम इज लाइकली टू विशिएट इट। उसका ना फायदा सरकार को होगा, ना सरकार को रेवेन्यू आएगा, ना टैक्स आएगा। एट द सेम टाइम जो असेसी है, आपका टैक्स पेयर है, वो भी आपसे परेशान रहेगा, क्योंकि आपने उसके यहाँ पे 5 दिन 6 दिन बैठे रहे, उसका प्रोडक्टिव टाइम यूज किया आपने, और एट द सेम टाइम आपने प्रॉपर रिजल्ट भी नहीं प्रोड्यूस। उसके बाद सबसे बड़ी बात की जब एसएससी के पास जाते तो डर से तो उनका ही मतलब हालत खराब हो जाती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ वो फियर होता है मेनी टाइम, वो मिसप्लेस फियर होता है। बट मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब मैं अपने ऑफिस में बैठ करके हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स लिए कि आई डेवलप माई ओन स्ट्रैटेजीज, ओन फॉर्मूलाज, own ways of understanding statutory file document, balance sheet, profit and loss account। उसके बाद में मैं पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछता था। जब वो पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछते थे, उससे काफी फायदा होता था। मतलब मैंने मेरे पास तो आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द टैक्स पेयर्स, बट इस सिंपल टेक्निक से मैंने काफी मोर देन 100 करोड़ की रिकवरीज भी की है इन द ऑडिट रिलेटेड वर्क ओनली। तो और उसके लिए मुझे सरकार से रिवार्ड भी काफ़ी मिला है। सरकार में अभी तो 20% का रिवार्ड है, बट हमें एज अ ऑडिट जो कैपेसिटी थी, जो हाईएस्ट रिवार्ड मिल सकता था, मुझे मिला हुआ, तो काफ़ी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो एक छोटे से असाइनमेंट में आई वॉज एबल टू ब्रिंग एटलीस्ट सम स्मॉल स्टेप्स फॉर ट्रांसफॉर्मेंट, जिससे हमारा ऑफिस ट्रांसफॉर्मेशन। छोटे कदम जो होते हैं ना, कई बार दे सेंड अ रिपल दैट इज बिगर देन एनी बिग स्टेप वन कुड टेक। आपने बिल्कुल ऐसी बात करी है अभी। थैंक यू सो मच। एंड इसके अलावा भी हमने कई सारी चीजें की है, तो ऑडिट रिलेटेड हमारे। सर मैं कुछ एक सवाल पूछना चाहूंगा इस चीज के ऊपर। कैन यू गिव एन एग्जांपल, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे व्यापारी होंगे, टैक्स पेयर्स होंगे, आपने मतलब आपसे बात करके मुझे ये तो पता लग गया कि यू आर इन, जब आप
when you were in your role in the government, you were in the role of the profile of the business of protecting the government's interests and so that the nation can grow, right? If I have been able to put it. But aaj aapka role reversal hai. You're in the mission, I would say, not a business. It's a mission that you have to protect the interest of people also. To help them understand, our government is not our enemy. It is actually the greatest friend that we can have. Only if we follow certain rules, certain small things that we are asked to adhere to, right? तो आपने जो जैसे जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया उसके बेसिस पे इफ यू कैन गिव वन और टू एग्जांपल्स कि किस तरीके से था ताकि व्यापारियों को यह पता लगे कि उनको क्या करना चाहिए so that they can confidently move ahead with their dreams as well. And they can keep consulting, knowledgeable personalities like you to, go ahead and, make a change. क्योंकि मेरा मानना ये है कि, entrepreneurs जो है, they are the backbone of the country. हमारी country की economy के. एक entrepreneur, एक व्यापारी, उसका छोटा सा business है, मुश्किल से 40-50 लाख का टर्नओवर होगा. जो कोई बिजनेस की परिभाषा वैसे फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग होती है, इफ यू हैव अ 500 करोड़ टर्नओवर देन यू आर अ बिजनेस, अदरवाइज यू आर नॉट. तो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैंने एक बार पढ़ा था, तो हम तो 50 लाख के टर्नओवर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 3 लोगों को खाना खिलाता है, एम्प्लॉयज को रखता है, 15 लोगों को पाल रहा है एक महीना. आई थिंक दैट इज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन. ऐसे लोगों को बहुत मदद मिलेगी. 50 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं या 10 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं या 20 करोड़ का कर रहे हैं. सम एग्जांपल्स इफ यू कुड गिव सर. जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, वेरियस गवर्नमेंट्स के समय में जो टैक्स रेजिम्स रही हैं, अगर आप देखा जाए कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पहले चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती थी और सारे डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल होते थे. जब मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन होते थे तो उसमें बहुत चैलेंज आता था. इवन जो टैक्स पेयर्स है उनके लिए भी आता था, उनका समय ज़्यादा लगता था और उनके ऑफिसर्स, उनके जो अपने जूनियर स्टाफ है या उनके एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होता था. लेकिन जब से टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन ज़्यादा हो गया टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो देखा कम हो जाए. मुझे याद है जब हम लोग एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर्स जाते थे हर जगह पे, 2 साल का भारत दर्शन होता, तो हम लोग डिफरेंट अटैचमेंट से असाइनमेंट से जाते थे. तो उस समय जब हम लोग अपने ऑफिसेस में जाते थे डिफरेंट प्लेस इन कंट्री लाइक मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और भी छोटी छोटी जगह जब जाते थे, तो देखते थे गवर्नमेंट ऑफिसेस में सुबह 10 साढ़े 10 के बाद में इतनी भीड़ होने लगती थी एंड शाम को 7:30-8 बजे तक भीड़ लगी रहती थी. एंड कई बार लोग अपना खाना वगैरह भी टिफ़िन पैक करके लेके जाते थे. उनको ये नहीं मालूम होता था कि जब जा रहे सरकार में तो उनका काम कब तक होगा, शाम तक फ्री हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे. लेकिन अगर आप देखा जाए कि स्पेशली लास्ट 10-11 साल में with the current government's emphasis on a minimum government and a maximum governance. हाँ जी. अगर ये कहने के लिए थोड़ा सा कैची फ्रेज है, लेकिन अगर ये देखा है ये जो फिलॉसफी है, इससे इतना बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है कि आज के समय में आप मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाइए तो ज़्यादातर ऑफिसेस पेपरलेस ऑफिसेस है. ऑफिसर या हेड ऑफ ऑफिस जो वहाँ बैठा हुआ हो, ही टेक्स अ प्राइड कि हमारे ऑफिस में कोई पेपर यूज़ नहीं होता है, हमारे यहाँ सारा का सारा काम डिजिटल होता है. और चूँकि सारा डिजिटल काम होता है तो पहले कह लीजिए कि जो 9:30 से शाम को 6 बजे तक ऑफिसेस होते थे, जबकि चूँकि डिजिटल में हो गया तो वो ऑफिस आवर्स भी बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है, कंट्रीब्यूशन पर ऑफिसर बढ़ गया है. एंड उसके साथ साथ जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन या टैक्स कलेक्शन का एक परसेंटेज होता है. सपोज कीजिए कि हमने 2 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्ट किया, ठीक है, और 2 लाख जीएसटी कलेक्ट करने के पीछे अगर 2,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो एक परसेंटेज है. लेकिन अगर ये देखा जाए कि 2 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्ट करने के लिए हमारा कलेक्शन कॉस्ट कम हो जाए, ये 500 करोड़ हो जाए या 1,000 हो जाए, तो हमारा कॉस्ट ऑफ कलेक्शंस कम हो गया. तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, यानी सरकार ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है विथ लेसर इन्वेस्टमेंट. तो अभी लेसर इन्वेस्टमेंट कैसे पॉसिबल होगा
जब हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज करें। तो अगर आप देखेंगे, स्पेशली जो मैं सब्जेक्ट ज़्यादा डील करता हूँ, टैक्सेस, कस्टम्स, जीएसटी या एलाइड लॉज में, तो इसमें सारी चीज़ें आप अपने ऑफिस के डेस्कटॉप में या लैपटॉप के या इवन मोबाइल में बैठ करके आप अपनी सारे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर सकते हैं, सारा बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं। पूरा का पूरा जीएसटी जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल है। आप अपने ऑफिस में बैठ करके सारा फाइलिंग वर्क कर सकते हैं। आपका कंप्लायंसेस पूरा हुआ नहीं हुआ वो भी देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है और इसका प्रोग्रेस या इसके जो इसकी स्ट्रेटजी या इसका इम्पैक्ट कह लीजिए वो दिख रहा है। स्पेशली अगर जब से डिजिटल इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट वर्किंग अगर आया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कम हो गया है, करप्शन भी काफ़ी कम हो गया, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट विद द टैक्स पेयर्स नहीं रहा, तो करप्शन का स्कोप बहुत कम हो गया है। तो कहने का मतलब जो सरकार ने एक अपना विजन क्रिएट था, विजन डॉक्यूमेंट था, जो हमारे सिटीजन चार्टर में भी दिखता है। हमारे सिटीजन चार्टर में दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको मिनिमम तकलीफ हो। जो कौटिल्य ने कहा था कि आप टैक्स ले मधुमक्खी की तरह, तो अभी हो रहा है। तो उसमें आई एम वेरी होपफुल। और मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ जी कि इनकम टैक्स में पहले स्क्रूटनी असेसमेंट वगैरह होती थी, तो स्क्रूटनी नोटिसेस आते थे जी और बहुत सारे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह उनका एंगेजमेंट बहुत बढ़ जाता था एंड लोग ट्रक लोड्स ऑफ फाइल्स लेके जाते थे और अपनी असेसमेंट कराते थे। आई रियली वंडर, जब मैं डिप्टी कमिश्नर डिपार्टमेंट में था तो मेरा ऑफिस इनकम टैक्स बगल में ही था और लोग लिटरली ट्रक में लेकर के अपना डॉक्यूमेंट आते थे और वो बोल रहे हैं कि हम असेसमेंट कराने जाते थे, और पता चला कि एक दिन या 2 दिन में असेसमेंट हो गया। आई स्टिल वंडर कि एक ट्रक डॉक्यूमेंट वो ऑफिसर कैसे पढ़ सकता था। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे पढ़े थे 2 दिन बाद भी वहीं पढ़े हैं। मुझे ऐसा लगता है किसी ने उसको पढ़ा भी नहीं, जिनका उनका असेसमेंट कंप्लीट हो गया। तो यानी कि जो पहले फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस होता था, आजकल वो डिजिटल हो गया है। डिजिटल में भी अपने सॉफ्टवेयर के यूज करके हमें उसमें जो रिस्क की ट्रांजैक्शन दिखते हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसकी एक डीप एनालिसिस कर सकते हैं। और आजकल तो काफ़ी डेटा एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके कि ओनली रिस्की ट्रांजैक्शन उसको हम देख सकते हैं। इसीलिए अगर आप किस तरीके का रिस्की ट्रांजैक्शन जैसे नोट कर सकते हैं, if there is an example that you can give? कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने बताया कि जो टैक्स पेयर्स है, कुछ लोग काफ़ी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि वो इन द प्रोसेस वो दे कैन मिनिमाइज बर्डन ऑफ द टैक्स, जिससे कि जो टैक्स पेमेंट है कम से कम हो। अगर उनकी टैक्स पेमेंट कम होगा तो उनकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ लोगों का एक सोचने का तरीका है, मानना है। क्या ये सच है सर? ये सच्चाई है, ये ह्यूमन सच्चाई। ये तो हमेशा मैं आपको तो कुछ अदर देन इंडियन एग्जांपल दूंगा तो आप रियली यू विल बी अम्यूज्ड कि ऐसा भी होता है। मेडिवल पीरियड में अगर आप नीदरलैंड में जाएं, नीदरलैंड का आपको एग्जांपल देंगे, तो नीदरलैंड में आपको टैक्स लगता था ऑन द साइज ऑफ द विंडोज। तो क्योंकि नीदरलैंड एक कोल्ड कंट्री है, तो विंडोज ऑब्वियसली एक घर में खिड़की होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो क्योंकि खिड़की से आपको हवा आएगी, रोशनी आएगी, तो वहाँ का एक उस समय का एक सिस्टम बना था कुछ समय के लिए कि आपकी जितनी बड़ी विंडो होगी आपको उतना बड़ा टैक्स देना पड़ेगा। वाह, दिस इज रियली स्ट्रेंज। तो उस समय भी इंसान हर जगह होते हैं, और जिनके पास में ज़्यादा बड़ा घर है या जिनकी विंडो बड़ी है, तो वो लोग क्या करते थे कि जब टैक्स के लोग आते थे चेक करने के लिए या इंस्पेक्शन के लिए, उस समय भी जो रेड वगैरह होती थी,
तो क्या करते थे कि उन्होंने ऐसे सिस्टम बना के रहते जैसे ईंट की तरह, तो तुरंत रख देते थे, वो विंडो छोटी दिखती थी या वो ऐसा दिखने लगता था विंडो है ही नहीं। तो इन द प्रोसेस दे आर एबल टू अवॉइड द टैक्स। Avoid the आप tax. इसको कह सकते हैं अवॉइडेंस। तो ये भी एक तरीका था कि करने के लिए। दूसरा, मीडिवल इंग्लैंड में भी एक ऐसी ये मैं रिकॉर्डेड फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये नॉट अ फिक्शन, ये स्टोरी नहीं है, ये सही बात है। मीडिवल इंग्लैंड में भी आपके घर का जो फसाड है, आपके जितना बड़ा फसाड है उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। Okay, because you're showing off so much. यस, ये माना जाता है Well, कि अगर You know where that comes from now in today's context. तो अगर आपका ज्यादा बड़ा फसाड है, इसका मतलब आपके पास ज्यादा वेल्थ है, आपके पास ज्यादा पैसा है, तो आपको स्टेट को उसी अनुसार में आपको ज्यादा देना पड़े। तो अगर आप देखा जाए मोस्ट ऑफ द एरियाज में इंग्लैंड में, स्पेशली जो पुराने घर हैं, अभी भी आप देखेंगे, या मैं अभी खुद लास्ट ईयर गया हुआ था तो मैंने भी देखा, स्कॉटलैंड एरिया में काफी लंबे लंबे घर होते हैं, क्योंकि उनकी फ्रंटेज छोटा होता है लेकिन घर पीछे काफी लंबे होते हैं। That is the reason. हाँ, तो वो लोग क्या करता है कि टैक्स बचाने के लिए अपना Interest उठा कर दिया हाँ, घर का। फसाड छोटा रखते थे और घर की लंबाई ज्यादा होती। ये हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर है, हमारे टी गिव्स के जो प्रोग्राम के जो है गोपाल जी, प्रॉपर्टी प्रमोशंस, उनको ये बात सुन के आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वास्तु दैट इज शेरमुखी। हाँ, तो अभी मेरा कहने का मतलब है कि टैक्स को बचाना और कानूनी ढंग से बचाना और टैक्स को चोरी करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये हमेशा रहा है, जहाँ जब इंसान है और एक इंसान है, एक इंसानी एक इकोनॉमिक एनिमल भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से उसको प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं और उस प्रॉफिट एंड लॉस से उसको अपना टैक्स भी देना पड़ता है। तो जितना भी हो सकता है पीपल ट्राई टू सेव द मनी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जितना मिनिमाइज करना चाहिए अपना टैक्स बर्डन। तो इसके लिए तो पूरा अभी प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। सर, आपकी स्पेशलाइजेशन तो मेरे ख्याल से बहुत ही वास्ट एरियाज में होगी। आई थिंक टैक्सेशन, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट केसेस, आपने ये सब हैंडल करे होंगे एट एज व्हेन यू वर गवर्नमेंट सर्वेंट एट दैट टाइम, एंड नाउ रोल रिवर्सल में भी यू आर डूइंग द सेम थिंग्स। इट वुड बी अमेजिंग अगर आप बताएं कि आपने किस किस जगह पे लाइक यू हैव बीन एबल टू कंट्रीब्यूट, सो दैट हमारे दर्शकों को पता लगे कि हमारे साथ जो हस्ती बैठी है वो उनसे वो कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सुदर्शन जी। अभी मैंने सरकार में करीब करीब 24.5 साल काम किए हैं। उसके बाद मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट 2024 में ले लिया और उसके बाद से मैं करीब करीब 3.25 साल में एज अ पार्टनर AZB एंड पार्टनर्स लॉ फर्म में थी। जी, काफ़ी रिस्पेक्टेबल लॉ फर्म है। AZB and Partners is very well known, so जी, very big law firm. तो मैंने वहाँ पे काम किया और उसमें से मुझे काफ़ी कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिला, मुझे काफ़ी सीखने का मौका मिला, क्योंकि सरकार का एक्सपीरियंस मेरे पास में 24.5 साल से ज़्यादा है। तो मुझे सरकारी तंत्र कैसे काम करना, सरकारी मशीनरी कैसे काम करती है, उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होता है वो मुझे मालूम है। तो AZB में मैंने वो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद 2017 में मैंने अपनी खुद की लॉ फर्म सेटअप किया और उसके बाद में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरी प्रैक्टिस एरिया है ऑब्वियसली जिसमें हमें मैक्सिमम ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कस्टम्स रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड। मतलब लॉजिस्टिक्स वाले तो बहुत ही मतलब दे कैन टेक अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम यू, बिकॉज कस्टम्स तो मतलब लॉजिस्टिक्स तो इट्स लाइक हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन, कस्टम्स एंड लॉजिस्टिक्स that is very integral part of the whole customs measures. उसके अलावा भी मेरा काफ़ी वाइड एक्सपीरियंस है इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन केसेस। मैंने अभी कुछ काफ़ी रेरा के केसेस भी मैं हैंडल कर रहा हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मुझे नए लॉज में डील करने में काफ़ी अच्छा लगता है and I find it very challenging, and I really use my experience with the government. At the same time, एक चीज़ आप लोग को थोड़ा सा बताना भूल गया मैं
मैं जब दिल्ली में 2008 में मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं हमारे यहाँ कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स ट्राइब्यूनल है, मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हुई। तो 2 टेन्योर में मैंने ऑलमोस्ट 5 साल था मैं। उसके बाद में करीब मैं 1.5 पौने 2 साल सुप्रीम कोर्ट में था। हमारे यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ लीगल अफेयर्स है, तो उसमें मैं पोस्टिंग थी। उनका ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है। तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के पास में जो मैटर्स जाते हैं, जो सिविल अपील जाती हैं, जो SLPs जाती हैं, पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स कोर्ट है, उसके ऊपर में कुछ भी नहीं है। तो वहाँ की डिसीजन हमेशा फाइनल होती थी। तो वहाँ पे मुझे 1.25 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जुडिशरी या लीगल रिलेटेड अगर मैं काम करूँगा तो इसमें मेरा काफ़ी पैशन भी है, इंटरेस्ट भी है, और आई थॉट दैट आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन ए मीनिंगफुल वे एंड आई कैन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस विथ माई लीगल प्रैक्टिस, जो मैंने आपको शुरू में कहा था। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो उसके बाद से 2017 मैंने जब लॉ फर्म अपनी बनाई तो जर्नी कंटिन्यूस, अभी ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं और मुझे इस चीज़ में काफ़ी आनंद आता है। और मैं दिल्ली में रहता हूँ, बट मैक्सिमम मेरे काम महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा हैं, और होने के लिए तो मैं पूरे इंडिया में मेरे प्रैक्टिस है। इवन काफ़ी कुछ फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं, तो उनको हैंडल करते हैं और अच्छा लगता है। एंड कॉर्पोरेट्स के साथ डीलिंग में काफ़ी आनंद आता है, बिकॉज दे लाइक सर्टेनिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी इन टैक्स रेजिम। इससे मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपने ये चीज बोली है कि ये लॉस आते हैं नहीं, उनको लेके आगे चलना। मतलब व्यूअर्स, कैन यू इमेजिन दिस मस्ट बी रिक्वायरिंग सो मच ऑफ स्टडी एंड रिसर्च? बिकॉज आई रिमेंबर, अगर आप देखेंगे, इफ यू गो टू आवर सीजन 4, वी हैड अ CS हु हैड कम हियर, CS विवेक शर्मा। वो कहते हैं कि हमें पढ़ते रहना पड़ता है क्योंकि लॉस आ जाते हैं रेगुलेटरी का, हमें एवरी डे वहां से क्या इश्यू हो जाए, क्या नोटिस इश्यू हो जाए, क्या ना है, वो पता नहीं होता। तो यू हैव टू स्टे इन टच। और जिस पोजीशन पे आप हैं, सो आई थिंक यू मस्ट बी अ कांस्टेंट लर्नर। आप तो पढ़ाई तो खत्म ही नहीं हुई होगी, मेरे को तो लगता है, जिस तरह से आप बता रहे हैं इन चीजों के बारे में, एंड स्टेइंग अब्रेस्ट एंड अहेड ऑफ दीज थिंग्स। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो हमारे प्रोफेशन में है, नॉलेज इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट बाय विच यू कैन ब्रिंग चेंज इन द प्रैक्टिस। एंड नॉलेज हमेशा कॉन्स्टेंटली अपडेट होना चाहिए। हमारे लिए नॉलेज का सोर्स होता है कि जो डेली गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आते रहते हैं, आर्टिकल्स में चेंजेस होते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर हमने देखा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं, और मेनी ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स दे डिफाइन सर्टेन स्टैच्यूट, सर्टेन थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। तो हमें वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का भी क्या इम्पैक्ट है, वो हमें अपडेट रखना पड़ता है, और हम उसको बताते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। आई वांट टू आस्क अ वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन इस पे, जो आपने सुप्रीम कोर्ट का बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे को वाकया याद आता है। मैंने कई बार देखा, कई बार वो इंटरनेट पे भी आता है कि द जजेस सिटिंग एंड द एडवोकेट्स एंड द लॉयर्स आर आर्ग्यूइंग द केस एंड ऑल दैट। और हमने कई मूवीज में भी देखा है। आपकी बातों से मुझे वो चीज याद आ रही है कि द जजमेंट्स, is it actually this way कि जजमेंट साइट करी होती है when a certain case comes कि if there is some similarity somewhere कि in the case against this person versus government of Maharashtra और दिल्ली, उसमें ये जजमेंट पास हुआ था and all that, does that really make that kind of a difference? Yes, it makes that kind of difference. अगर सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन, या फॉर दैट मैटर कोई भी जुडिशियल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, हाँ, उसका एक वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल रूल कि आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो सुपीरियर कोर्ट के डिसीजंस हैं, हाँ, 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 वो हाँ, आपको फॉलो करने वो पड़ेंगे। फॉलो कर, आई अंडरस्टैंड। ओके, मतलब कि ठीक है कि अगर वो हाँ। वहां से कहीं अपील दूसरी जगह, दैट्स व्हाई यू सेड इट्स द एपेक्स कोर्ट। हाँ हाँ, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं जुडिशियल डिसिप्लिन। ओके, जुडिशियल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपके सीनियर कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको प्रिंसिपल को रेशियो डिसीडेंडी कहते हैं, वो आप सब्सिक्वेंट डिसीजंस में फॉलो करें। जो डिसीजन आपके सामने डिस्प्यूट है और इसके ऊपर में एग्जैक्टली सेम आर सिमिलर पहले डिसाइड हुआ कि नहीं हुआ, तो पता कैसे चलेगा? आज के टाइम में तो बहुत सारे डिजिटल डेटाबेस है,
लीगल रिसर्च है, पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, सारे कोर्ट्स के डिसीजन सब उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। तो जो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में जो उनके जजेज होते थे, तो एक सपोज कीजिए कि लंदन काउंटी में वो जा करके जज अपनी पूरी पैराफर्नेलिया के साथ में, पूरा घोड़ा बग्गी सारे स्टाफ, वो दूसरी जगह जाते थे। तो एक जज अपनी हियरिंग करता था, उसके साथ साथ फिर वो कुछ दिन बाद दूसरी जगह भी जाता था। तो वो जज वो कहता था कि फला फला चीज में ये डिसाइड हुआ था जी जी। तो वो अपने जजमेंट में लिखता था। तो जब वो लिख रहा है तो उनकी रिपोर्ट राइटिंग या जजमेंट राइटिंग के अंदर में वो क्या, तो वो एक प्रेसिडेंस बन गया कि ये फला फला डिस्प्यूट को हैज बीन एग्जामिन इन सर्टेन वेज। इसलिए अगर आप देखें कि बहुत सारे जो प्रीवी काउंसिल्स के डिसीजन थे अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट किए जाते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है, जो मैग्ना कार्टा जिसको कहते हैं, वो आया। तो उसके बाद से जितने भी बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए, तो कहीं ना कहीं इस चीज को डॉक्यूमेंट हुआ, एक हिस्टोरिकल फैक्ट बना, और उसके बाद में इट बिकेम पार्ट ऑफ द रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ। Yeah. तो रूल ऑफ द लॉ का मतलब ही होता है कि लॉ प्रिवेल्स, नॉट द किंग, एम्परर और अ प्राइम मिनिस्टर। Yeah. So whatever is said, written, and done, and signed, and that happened in that particular frame of time, and there is nothing that supersedes that. That is the thing that has to be followed. यस, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो लॉ लिखा हुआ कोडिफाइड लॉ है, जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक्ट है, जो रूल्स है, उसके हिसाब से चीजें चलेगी, न कि उसका जो एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन है। कई बार क्या होता है कि स्पेशली पहले के जमाने में जो राजा जिसने कह दिया वही लॉ बन गया, वही बन गया। हाँ, ठीक है ना। लेकिन हम उससे काफी आगे बढ़ चुके हैं। अभी हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा राजा है, जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो होगा, उसी को कहते हैं रूल ऑफ द लॉ। तो वो रूल ऑफ द लॉ फॉलो करने के लिए हमें जुडिशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और जुडिशियल डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए लॉ प्रेसिडेंट्स बहुत जरूरी है, और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसका मतलब जैसे ये जो सारी रूलिंग्स आई होगी, आई होप आई हैव सेड द राइट टर्मिनोलॉजी, रूलिंग बोलते हैं जी। सो दिस मस्ट हैव कम इन योर पर्टिकुलर कैरियर, मतलब जो आपका जो प्रोफाइल है उसके अंदर, जैसे जीएसटी हो गया, टैक्सेशन हो गया, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, कस्टम्स, व्हाइट कॉलर क्राइम्स, रेरा, रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस, so many areas of concern in which you have actually lended your wisdom and all. इन पे जो रूलिंग्स आई होंगी, इन सबका ध्यान आपको रखना पड़ता होगा ना, all those things and which you must be using to quote now for the people who seek your advice in terms of protection. यस, अगर ये देखा जाए तो जितने भी तरह के डिस्प्यूट्स हैं, जैसे मैं अगर सपोज कीजिए कि जीएसटी के पर्सपेक्टिव बोलूं, तो कई तरीके जैसे डिस्प्यूट्स होते हैं। सपोज कीजिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी टैक्स पेयर ने सही लिया कि नहीं लिया, उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए भी कई सारे जजमेंट है। ये देखा गया है कि किसी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, लेकिन अगर डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन दौरान पाया कि जिस प्रोडक्ट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो प्रोडक्ट उसके पास पहुंचा ही नहीं है, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है, तो जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है तो जब उसके बाद माल ही नहीं आया तो उसमें टैक्स क्रेडिट कैसे ले लिया। तो ये सब चीजें पता चलता, तो फिर डिपार्टमेंट ये कंक्लूड करता है कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है। तो ये फ्रॉडुलेंट है कि नहीं है, तो फैक्ट्स अपने ईच एंड एवरी केस का जो फैक्ट्स होता है वो पता चल पाता है। So this is very important, viewers, क्योंकि this is where I wanted, to drive the discussion to also, और बताने के लिए कि see there are so many areas that you're looking at. मैंने अभी बताया था, GST हो गया, taxes हो गया, supply chain हो गया, logistics हो गया, white collar crimes, so called white collar crimes, so called money laundering, and if you are like,
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका आपके ऊपर यू मस्ट बी गोइंग थ्रू सम और द अदर थिंग, या आप पे वो व्हाट डू वी से दैट इल्जाम लगा हुआ है या फ्रॉड लगा हुआ है या नोटिस लगा हुआ है, सो मेनी थिंग्स. You need people whom you can consult and get educated from on how to maneuver through this. So it is a great blessing that KPC is over here with us and KPG is guiding us through these things. क्योंकि the vast amount of knowledge that is required, एक, it's very important. एक बात हमारी डिस्कशन में हुई थी when we were discussing a few days ago, कि the qualification of the person and your guide or your mentor is very crucial. And when somebody comes across with a philosophy of pollination, like I said in the beginning, that is the right person to go to. Because there, the person is not seeking any benefit for oneself, but the benefit in totality for you, for the government, for everyone. It is a holistic system we live in. We don't live in individuality. We don't live in isolation. We live in a cohesive system. And if that cohesive system has to progress, it has to go by certain norms. What are those norms? You need to be educated for that. तो KPG ने बताया, I think every day 2 घंटे इनके रीडिंग में ही जाते होंगे and interpretation of those laws. मैंने पहली बार ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करी अपने शो में where I feel that I'm 0.001% understanding the language, what the government uses and what the taxation uses, interpretation. Then understanding the jurisprudence, you say that? Jurisprudence. Sorry, jurisprudence. All right, pardon me, viewers, you have to, pardon my naivety and my lack of knowledge over there, but jurisprudence, yes. And then knowing what is the ruling that has been passed. कितना डेप्थ चाहिए इन सब चीजों को समझने में. एंड टुडे वी हैव समबडी विद क्लोज टू 2.5-3 decades of experience right at our disposal to help us understand all of these things. अब इसमें जितने एरियाज हैं, customs people, they can seek your advice. People who are into logistics, they can seek your advice. People who are into trading and manufacturing, gold, import, export, I mean the gamut is widespread out there. थैंक यू सो मच केपीजी. आपने मतलब मेरे को ना काफी मतलब आई रियली गॉट एक्साइटेड विद द काइंड ऑफ नॉलेज दैट यू हैव शेयर्ड, जो पता लगा जिससे कि मतलब कि हाउ एक्चुअली द सिस्टम वर्क्स. बिकॉज जब तक देखिए घर के बाहर जब होते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि घर के अंदर क्या चल रहा है. जब घर के अंदर जाते हैं तब हमें पता है घर पे क्या चल रहा है, और जब घर के अंदर ही रहते हैं तो हमें नहीं पता लगता बाहर क्या चल रहा है. So there is a person with that entire experience, the window, the door and the gateway, right? What are the areas that you specialize in? इतने सारे तो मैंने खुद अपने एक अंदाजे से बोले, and I guess इन सब पे मतलब I'm 100% sure you have amazing insights to give to everyone and lend to everyone. See, entire life I have worked in financial sectors. Yeah. And the fundamental of financial sector is that everybody tries to maximize the benefit, Yeah. minimize the losses, right? That is equally true for the taxation or any investment or any financial decision that is taken. Once we understand the fundamentals, then we can develop that premise that the taxpayers are required to discharge their liability legally and properly. It should not be more, it should not be less also. At the same time, there are authorities who are there, who are watching that the compliances have been done properly or not. And once it is reported that the proper taxation discharge has not been met, so they try to investigate, they try to find the reason, and they try to persuade the people or issue the show-cause notice to ensure that the tax recovery is done. So this entire gamut, right from classification, decision to do business, decision to tax, how much tax, and how to file the returns, and how to minimize the disputes, all the things are done. And in case any disputes arise in the process, where the taxpayer is having certain viewpoints and the departmental officers are having different viewpoints, then the dispute arises, and then I help in that resolving the disputes. That dispute resolution can take place at the level of adjudication
at the level of first appeal, it can be at the level of second appeal, then appeal further can travel to the High Court, and finally at the Supreme Court. Okay. So any matter that goes to High Court and Supreme Court it goes only for the law points, Okay. not on the factual points. All right. The second appellate authority, that is tribunal we have in a customs and a GST board. The fact finding authority lies with the tribunal. They are the highest authority. Okay. And then whatever they determine and decide the facts, that becomes final. ठीक है. Any subsequent dispute has to meet the requirement of law point. Wonderful. Valid law point. It I has to have be certain valid. questions in this regard. Man, Please. I would like to ask from a layman's point of view. Number one, जो आपने बोला कि there might be disputes that might be arising. मतलब कि I say yes, you say no kind of thing. That is a kind of a dispute. Look at it this way कि मेरे को लगता है कि मुझे टैक्स नहीं देना, गवर्नमेंट को लगता है मुझे टैक्स देना है. Let's put it as simple as that. ठीक है. तो what is that thin line which defines कि ये टैक्स चोरी है और ये टैक्स सेविंग है? वो थिन लाइन क्या है, ताकि व्यूअर्स को पता लगे कि वो उस थिन लाइन को समझे और उसके अकॉर्डिंग आगे अपने आप को दे कैन टेक देमसेल्व्स फर्दर विद द एडवाइस ऑफ देयर नॉलेजेबल सीए सीएस एक्सेट्रा. देखिए, थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन. इसी प्रिमाइस के बेस पे सारे टैक्सेशन के अंदर में दो सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं इन ऑल द टैक्सेस, कस्टम्स, जीएसटी, इवन इनकम टैक्स, कि कोई भी डिस्प्यूट हुआ या कोई भी टैक्स एवॉइडेंस हो गया. एक तो जो बेनिफिशियरी है, टैक्स पेयर है, उसने इसको जानबूझ करके किया है, with proper calculation and thought process, with a proper defense mechanism, जानबूझ के किया है, या ये अनजाने में हुआ है. तो एक हमारे लॉ के अंदर में होता है with intent to evade knowingly. ओके. तो सबसे पहली बात यहाँ पे है कि एक तो इंटेंट होना चाहिए कि हमें टैक्स बचाना है. इंटेंट यानी कि मेंटल प्रोसेस है. माइंड में आपको माइंड में आपने डिसाइड कर लिया कि आपको टैक्स बचाना है या टैक्स की चोरी करना है. दूसरा होता है कि एक्टस रियस, यानी कि उसको आप इम्प्लीमेंट करना है, उसका एक्शन लेना है. आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से वो टैक्स बचेगा. तो दैट बिकम द इंटेंशन का एग्जीक्यूशन हो गया, एक्टस रियस. और जो थर्ड है कि आपने टैक्स अगर बचाया तो उसका नॉलेज, विथ नॉलेज होना चाहिए. सपोज कीजिए आपने कर लिया और आपको इस बेनिफिट का नॉलेज नहीं है, या किसी छोटे बच्चे ने कर दिया और उसको उसका आउटकम पता नहीं, उसका नॉलेज नहीं है, उसको ये चीज़ का नॉलेज नहीं कि उसके फायदा होगा नुकसान होगा. तो एक होता है कि इंटेंशन, दूसरा होता है कि आपने एक्शन लिया उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, इलीगल प्रोसेस को. तीसरा नोइंगली किया, नॉलेज किया. और चौथा ऑफ कोर्स द कंसिक्वेंस है कि वो टैक्स बच गया आपके लिए. तो यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज यू हैव बीन एबल टू. लेकिन अगर वो सिस्टम ने उस चीज़ को पकड़ लिया और ये सिस्टम अपने शो कॉज नोटिस या इन्वेस्टिगेशन दौरान में ये कंक्लूड करता है कि आपने जानबूझ करके किया विद प्लानिंग, तो आपको उसकी सेक्शन 74 की पेनल्टी लगेगी. और अगर आपने कर दिया और उसके पीछे में आपने कोई प्लानिंग नहीं थी, या वो आपकी कॉन्शियस ढंग से आपने चोरी करने का प्रयास नहीं किया, तो सेक्शन 73 लगेगा. तो जो शो कॉज नोटिस है, शो कॉज नोटिस का मतलब होता है कि जो सेट ऑफ एलिगेशंस हैं, कि तो वो सेट ऑफ एलिगेशन में सेक्शन 73 है. तो आपने सिर्फ अगर गलती कर दी लग जाएगा, पेनल्टी इसमें कम होती है. और अगर जहाँ पे जानबूझ करके इंटेंशनली विद प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, विथ नॉलेज किया, या आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फ्रॉडुलेंटली सप्रेस किया, छिपाया, फिगर्स को चेंज किया, तो वो अंडर सेक्शन 74 होगा. तो सेक्शन 74 में मिनिमम पेनाल्टी 100% ऑफ द ड्यूटी इन्वॉल्व है. उसमें ज़्यादा मिनिमम है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, वेयर उसमें कम होती है. तो हर जगह में जैसे कि कानून का फंडामेंटल है कि कोई भी अगर गलती कर रहे हैं तो गलती करने में उसमें आपका इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, नॉलेज क्या है,
और उसका बेनिफिशियल कंपोनेंट कितना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गलती हो गई है, आपने सोचा बहुत है, लेकिन उस प्रोसेस में आपको बेनिफिट नहीं मिली। तो अगर बेनिफिट नहीं मिली लेकिन आपने क्राइम कर दिया है तो उसका पनिशमेंट भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर बेनिफिट नहीं मिला तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में ये कह सकते हो कि हमने गलती तो की, हमारा ये इंटेंशन था कि 1 करोड़ रुपए बचाने का, बट एक्चुअली हमारे 1 करोड़ बचा नहीं। हाँ, ठीक है ना। तो वो एक मिटिगेटिंग फैक्टर हो सकता है, आपको सजा कम कर सकता है बट अवॉइड नहीं कर सकता अवॉइड नहीं कर सकता। है। इसलिए हम लोग ये सिचुएशन में करते हैं कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर में मेंसरिया है या नहीं है, इसी को कहते हैं मोटिव, इंटेंशन एंड नॉलेज। वहाँ उसको मेंसरिया बोलते हैं। और दोज एक्ट जहाँ पे मेंसरिया नहीं है, दैट अटैक्स लेसर पनिशमेंट। तो कोई भी कानून में मेंसरिया है या नहीं है, उसके बेसिस आप जा सकते हैं। सो आई लास्ट, और ये फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ है। ये नॉट ओनली टैक्सेशन, इट अप्लाइज ओवरऑल, it applies to the civil cases, it applies to the criminal cases, it applies to even the narcotics cases. सपोज जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि कुछ काफी सेलिब्रिटीज लोगों का ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, तो उनको अरेस्ट किया गया था। दे हैव बीन अरेस्टेड इन ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हाँ, बिकॉज दे हैपन टू possess those narcotics at that particular point of time. possession has not been proved. अगर हाँ. possession beyond a limit है, कमर्शियल लिमिट है, बियॉन्ड commercial लिमिट है, तो पनिशमेंट होगा, सजा होगी, अरेस्ट होगा। बट अगर इफ यू हैपन टू बी अवेलेबल इन दैट कंपनी, तो बाय मिस्टेक लॉ आपको भी अरेस्ट कर लिया गया। बट लेटर ऑन कोर्ट ने आपको पूरा डिस्चार्ज कर दिया कि भाई आपके अंदर में न कॉन्शियस पोजीशन भी नहीं था, आपके पास पोजीशन भी नहीं था, और कमर्शियल क्वांटिटी भी नहीं थी, और आपको उसके अंदर में नॉलेज भी नहीं था। ना इंटेंशन था, ना नॉलेज था, ना कमर्शियल क्वांटिटी थी, ना पोजीशन था। बट अनफॉर्चुनेटली यू हैपन टू बी इन दैट कंपनी। तो उस कंपनी में, गलत कंपनी में जाने का आपको थोड़ा सजा मिली, बट पूरी सजा नहीं मिली। मुझे ना आपकी बात से एक ना बड़ा एक हंसी का वाकया, एक जोक याद आया कि एक बार क्या है, एक डॉक्टर साहब होते हैं, उनके पास जो भी पेशेंट आते हैं ना, वो उनको बोलते हैं भैया अपने कपड़े उतारो और बैठ जाओ यहाँ पे। तो पता नहीं क्या नेचुरोपैथी के डॉक्टर थे, वो कुछ करते थे, तो एक के पीछे एक और लगे। जो आपने बोला कि कोई इंटेंशन भी नहीं था उससे बता रहा हो, तो सब आपस में बात कर रहे होते कि यार ऐसा हो गया मेरे साथ, मेरे को बोला है, मेरे को तो बुखार है, मेरे को तो जुकाम है। सबसे आखिरी में खड़ा होता है, कहता है यार मैं तो बिजली का बिल देने आया था, मुझे भी यहाँ पे खड़ा कर दिया लाइन में। उस बेचारे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था वहां पे। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। I'll say that maybe I'm trying to be smart, but I know I'll be proven a fool. They say there is no perfect crime, right? There is absolutely no perfect crime because it can be resolved, it can be solved. Is there a perfect law? Because world over, this I know. I have a lot of friends that living abroad in many different countries, my relations and all. वो लोग कहते हैं कि यार इंडियन लॉ से पंगा मत लेना या सीए से, बिकॉज while staying in the umbrella and the gamut of the law, they know how to work things around. Is there a perfect law if there is not a perfect crime? Because I think आप हमारे दर्शकों को इससे एक वो it can give them that kind of a thing कि they always have hope. अगर गलती से किसी से गलती हो भी गई हो, जो जानबूझ के किया है, देयर यू डू नॉट हैव एनीथिंग, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अनजाने में हुई चीजों के लिए देयर आर मेनी वेज टू हेल्प यू। ठीक है, अनजान होने की सजा भी होती है, बिकॉज यू कैन नॉट रिमेन व्हाट डू यू से दैट एग्नोस्टिक टू व्हाट थिंग्स आर। मुझे पता नहीं था इज नॉट एन एक्सक्यूज, आपको क्यों नहीं पता था इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। सी ऐसा है ना, देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट लॉ। Law is evolving, set up norms, and जैसे समाज होता है, जैसे स्टेज ऑफ इवोल्यूशन होती है, जैसे भी स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स होता है, उस अनुसार लॉ बनता है। तो अगर आप देखेंगे कि एंशिएंट लॉज वर डिफरेंट, medieval laws were different, and अभी मॉडर्न लॉज आर डिफरेंट। मॉडर्न लॉज आर मोर सर्टेन,
predictable, rule based, and outcome based. Ancient and medieval laws were arbitrary. वहाँ पे पर्टिकुलर जो भी राजा है या प्रधानमंत्री या वहाँ का लोकल नवाब है वो डिसाइड करता था. तो इट यूज टू बी आर्बिट्रेरी, अनसर्टेन. वहाँ पे अगर सेम क्राइम दो अलग अलग लोगों ने किया है तो उनकी सजा भी अलग अलग होगी. लेकिन मॉडर्न लॉ में पर्सन सेंट्रिक इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये रूल बेस्ड इंटरप्रिटेशन है. तो ये सब चीजें डिफरेंस है. तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि देयर इज नो परफेक्ट लॉ. लॉ विल इवॉल्विंग थिंग. मे बी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं जी. कि अभी जैसे कुछ दिनों के अंदर में हमारे यहाँ पे काफी साइबर क्राइम बढ़ गया है. हाँ. साइबर Yes. क्राइम काफी सुनते हैं, डिजिटल अरेस्ट सुनते हैं. ये आज से 5-6 साल पहले या 10 साल पहले They were बिल्कुल ही unheard नहीं of. था. हाँ. बिल्कुल ही नहीं था. लेकिन ये नया क्राइम है. तो नया क्राइम आ गया, वो इसलिए आया बिकॉज ऑफ द परवेडिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी से नया क्राइम हो रहा है. तब जब नया क्राइम है, नया लॉ है, तो उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने साइबर लॉज भी लाए. इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट आए और उसके अंदर में जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी उनकी नई डेफिनेशन आई. अगर आप देखा जाए कि जो अभी जितने भी भारतीय न्याय संहिता है, BNSS है, जिनका भी 2023 में नया अमेंडमेंट आया है, वो होल इंडियन पेनल कोड या CRP हैज बीन डिफाइंड considering the new nature of the crime that are being committed, new nature of societal crime that are coming. Because पहले टेक्नोलॉजी कम होती थी, अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है. तो उससे अच्छा टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऑफेंसेस है. पहले जो एविडेंसेस होते थे, कॉपी डॉक्यूमेंट्री होते थे. अभी आजकल के जो ज़्यादातर एविडेंस है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट या हमारे कस्टम्स डिपार्टमेंट या DRI या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो सबसे पहले वो डिजिटल एविडेंस अभी ढूंढते हैं. वो सबसे पहले मोबाइल देखेंगे, आपका लैपटॉप देखेंगे, आपका ईमेल देखेंगे. क्योंकि सारे के सारे जो क्रिमिनल ट्रेल है या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो सॉफ्ट ढंग से एग्जिस्ट करते हैं. तो गवर्नमेंट मशीनरी या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दे ट्राई टू टेक इट. तो इसीलिए देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के समय में. स्पेशली अगर आप देखा जाए जितने भी टेरर फंडिंग के इन्वेस्टिगेशंस हैं या जहाँ पे देखा जाए कि जो रेडिकलाइजेशन जो अभी काफ़ी हुआ है, तो रेडिकलाइजेशन रिलेटेड जो भी उससे फंडिंग जनरेट हो रही है एंड दैट फंडिंग आर कमिंग आउट ऑफ द इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. अगर वो इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम are being generated with the cross-border transactions, cross-border economic activities. So उससे ये सब चीजें न्यू एरियाज ऑफ लॉ हैं. ये पहले होता नहीं था, 10 साल पहले नहीं होता था. Basically, the government machinery is actually fully alert with 1,000 eyes now in different ways जो आपने बताया है. And abiding by that and knowing how to do, those eyes are actually to guide you also. That is one thing we always forget. ये हमें याद रखना चाहिए कि they are here to guide us also. मतलब if you have done nothing wrong, there's nothing to be afraid of, right? So we are reaching towards the end of our episode. So I'll just take another 5 minutes more, maximum 5 to 7 minutes. एक मिनट में आप मुझे इन प्रश्नों का अगर आप उत्तर दे सकें ऊपर के ढांचे से. एंड व्यूअर्स, आई थिंक वी हैव रीच्ड अ प्लेस वेयर वी थिंक वी विल बी रनिंग अ सीरीज विथ यू सर, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल who want to know what all this is about, and what better than the king administrator himself to shed light on the doubts and clear confusions of the mind and show the way forward, right? We'll talk about that later definitely, but my first question to you is, with the passage of GST laws from 2017 onwards, a lot of disputes have also arisen. We keep hearing about that. So what could be the broad nature of these disputes and how to resolve them? If you can just give an overview, a bird's eye view, we come back and have a detailed discussion on that one. In a minute, अगर आप ये बताना चाहें कि किस तरीके के dispute होते हैं और कैसे resolve किया जा सकता है. सबसे बड़ा नेचर का जो डिस्प्यूट ज़्यादा तो मैक्सिमम आ रहा है कि जो इनपुट टैक्स की क्रेडिट होती है, many time people are not taking properly or with the supported
प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है। सेकेंड डिस्प्यूट जो आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास में SAC तो कई बोलते हैं वो। वो भी होता है, वो बेसिकली कोड होता है। तो हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे क्लासिफाई कर, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोगों को सुविधा देने के लिए कुछ प्रोडक्ट के ऊपर 0% भी है, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर 5% है, कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 18% है। तो कभी कभी लोग उस चीज का एम्बिग्युइटी क्रिएट करके या उसका फायदा उठाना चाहते हैं। जिनको मान लीजिए 18% ड्यूटी लगनी है, तो अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चेंज के 5% करना चाहते हैं। तो वो सब एक डिस्प्यूट का जरिया यहाँ से भी होता है। जी। तीसरा, स्पेशली हमने कस्टम्स देखा है कि लोग अपना प्रोडक्ट को जो कंट्री ऑफ ओरिजिन गलत डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि कोई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे that if it is imported from China, certain steels and it attracts the anti dumping duty, तो लोग उसको नाम बदल देंगे या वो दिखा देंगे चाइना से वो प्रोडक्ट वियतनाम गया, वियतनाम से इंडिया में आया, वियतनाम के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं है। तो इन द प्रोसेस वो एंटी डंपिंग सर्कमवेंशन हो जाता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि जिन प्रोडक्ट या जिस कंट्री के ऊपर में ये टैक्सेस लगे हुए हैं, तो वो लोग रीरूट करके करते हैं। तो इट रियली बिकम्स अ चैलेंजिंग वर्क। एक और बहुत सबसे बढ़िया एग्जांपल दे सकता हूँ कि आफ्टर द कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, गवर्नमेंट ने जो भी पाकिस्तान से इंपोर्ट्स होते थे उसके ऊपर 200% ड्यूटी लगा दी। तो कई बार ऐसा हुआ कि जो पाकिस्तान से जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते थे वो पहले से आते थे, पहले रेट ऑफ ड्यूटी कम थी, अपना टेरिटोरियल अमृतसर के बॉर्डर से आ जाता था, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक बहुत कम होती थी। तो गवर्नमेंट ने बोलिए वो बॉर्डर क्लोज कर दिया। तो अब चूंकि 2% ड्यूटी है, 200% ड्यूटी हो गई है। तो कई बार ऐसा करते हैं कि वो प्रोडक्ट आ रहे पाकिस्तान से, लेकिन उसको रीरूट करते हैं जबेल अली, दुबई वगैरह पोर्ट से, फिर वो इंडिया में आता है। तो उसमें दिखाया जाता है कि वो प्रोडक्ट ईरान का या इराक का है, UAE का है। बेसिकली उसको नॉन पाकिस्तान ओरिजिन बताते हैं। अच्छा। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पाया गया कि वो एक्चुअली वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। तो वो इन्वेस्टिगेशन दौरान पकड़ा जाता है। तो ये चीज़ लोग अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन के बेसिस बन जाता है, प्रोडक्ट मिसक्लासिफिकेशन होता है, इस तरह से कई सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। Definitely. We will be waiting for that episode जिसमें हम पूरा disputes के बारे में बात करेंगे एक अलग से, a long discussion so that you can make a list of that and know what it is all about. My second question, another, just in a minute if you could answer, sir. In GST laws, please tell us the procedures adopted in the investigation regarding unpaid tax, along with safeguards that could be made available to the hands of business owners. सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट इन्वेस्टिगेशन है कि गवर्नमेंट खुद अपना होमवर्क करती है एंड दे डिसाइड द रेड फ्लैग्स। आजकल अपने पास में GST डिपार्टमेंट के पास में वी हैव गॉट अ सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे सारे इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, जितने भी डिफरेंट चेन्स हैं उनको लेने के बाद में एंड देन सर्टेन रिस्क फैक्टर्स आर असाइंड, और ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क फैक्टर हम फिर उसको इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। फिर उनको समन भेजते हैं। समन में द पर्सन हु इज समन ही इज सपोज टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट। फिर वो डिपार्टमेंट अपना जो भी उनका इंटेलिजेंस है, शुरू में जो कि डिजिटल माध्यम से इंटेलिजेंस गैदरिंग के माध्यम से आया, उसके करते। फिर देन they finally they collect the evidence, then they issue the notice and they provide opportunity to the person to the pay tax and the close the investigation. If the person still decide not to pay the tax and continue the disputes, then वो notice issue करेंगे, फिर उसका adjudication होगा, appeal होगा, and finally matter may travel up to the Supreme Court. Okay. So what is the meaning of adjudication वैसे? Adjudication का मतलब होता है कि जहाँ पे दो इंटरप्रिटेशन है और जो GST अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, वो डिसाइड करती है, वो डिटरमिन करती है। And how is it done? टैक्स लायबिलिटी। तो And how is it done? The adjudication is review, a revisions, determination of tax liability. and how is it done? The review revisions in the GST laws? रिव्यू होता है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करते हैं, तो उनके जो सीनियर रिव्यूइंग अथॉरिटी हैं वो रिव्यू करती हैं, और उनको अगर ऑर्डर ठीक लगता है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ऑर्डर अगर ठीक नहीं लगता है तो उसकी अपील फाइल होती है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। Wonderful. And my last question is, if you could shed some light on the procedures that are adopted in filing appeals at different stages up to the Supreme Court, because a lot of people might be doing that. देखिए, अपील्स मैंने आपको शुरू में बताया कि जहाँ पे भी डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स हो रहा है बाय वे ऑफ एडजुडिकेशन,
तो इस प्रोसेस में हमेशा दो पार्टियां हैं। एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट अपने व्यू पॉइंट से वो कह रहा है कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है एंड द टैक्स पेयर हैज़ टू पे, वेयर एज द टैक्स पेयर है वो कहता है उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस एंड कंडक्टिंग द पर्सनल हियरिंग ही इशूज द ऑर्डर, उसको एजुडिकेशन ऑर्डर बोलते हैं। उस एजुडिकेशन ऑर्डर में जो लाइबिलिटी डिटरमिन होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी हैपेंस। बट अगेन वो एजुडिकेशन ऑर्डर के ऊपर में टैक्स पेयर मे एक्सेप्ट मे नॉट एक्सेप्ट, इफ ही एक्सेप्ट पेज द अमाउंट, मैटर गेट्स क्लोज्ड। लेकिन अगर नहीं होता है तो उसके ऊपर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होती है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, इन जीएसटी रेजिम की बात कर रहा हूँ मैं। तो ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर होती है, फिर वहाँ पे जाते हैं लोग, अपील फाइल करते हैं। और सपोज कीजिए कि टैक्स पेयर ये बोलता है कि हमारे ये जो सबमिशंस हैं, हमारे फेवर के जो जजमेंट्स हैं, सबमिशंस हैं, रूलिंग्स हैं, डिपार्टमेंट ने देखे नहीं, तो वो देख सकता है, या अगर उसके अंदर कोई मेरिट मिलती है तो करके डिसाइड कर सकता है। अगेन फर्स्ट अथॉरिटी में आइदर डिसीजन कैन गो इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर और अगेंस्ट द टैक्स पेयर्स। तो जो जिसके अगेंस्ट में होता है वो अपील फाइल करने उसको राइट रहता है। तो टैक्स पेयर नेक्स्ट लेवल इज ए ट्राइब्यूनल, जीएसटी ट्राइब्यूनल है। जीएसटी ट्राइब्यूनल अभी कुछ दिन पहले बना है और उसमें अभी जो मेंबर्स हैं उन सबकी अभी पोस्टिंग भी हो गई, एंड आई बिलीव नेक्स्ट 1 or 2 months में दैट ट्राइब्यूनल विल बिकम फंक्शनल थ्रू आउट इंडिया। तो उसकी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में रहती है। प्रिंसिपल बेंच लार्जली विल डिसाइड द इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू जो एंटी प्रॉफिटरिंग जो केसेस हैं। एंटी प्रॉफिटरिंग केसेस वो होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया लेकिन वो बिजनेसमैन ने टैक्स पास ऑन नहीं किया। हाँ, अभी बेनिफिट पास ऑन नहीं किया। हाँ, अभी जैसे कुछ दिन ने अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन अ वेरी बोल्ड डिसीजन कि उन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट के ऊपर में जीएसटी कम कर दिए, एंड देन वो काफ़ी अवेयरनेस भी किया गया कि भाई ये जो जीएसटी कम किया गया, व्हाट्सएप में हमारे सीए ने भी भेजा था हमें, यू नो दिस, ये हो गया कि अब नहीं। आपको वो रिड्यूस जो जीएसटी गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया उसका आपको बेनिफिट एक्चुअली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो एक कैंपेन चला, उसकी एक डेडिकेटेड नंबर्स भी है जो कि कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अंडर में है कि वहाँ पे आप कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन उधर एविडेंस दे सकते हैं। तो ये रहा प्रिंसिपल बेंच का कंपोजिशन। और इस दो डिस्प्यूट के अलावा स्टेट बेंचेस जो पूरे तो सारे अदर देन डिस्प्यूट, जैसे आईटी से क्या हुआ, सप्लाई जो नेचर क्लासिफिकेशन, और सारे जो है ना स्टेट बेंचेज में हैंडल होंगे। इन सब के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे, सो आई वुड look forward to more discussions with you and maybe probably start a series with you, which would be very interesting. But आज जो आपने समय दिया उसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। आखिरी और सबसे कठिन सवाल सर आपके लिए जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, कैसा लगा आपको सर हमारे शो पे बैठना, हमारे साथ बैठना? That is very important for us to know. How well do you audit us for what we have discussed today? Thank you, Sudarshan ji, for providing opportunity to me to share my views with the audience. And मुझे बड़ा अच्छा लगा, और सबसे अच्छा लगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं जो जनमानस के हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो जनरल लेमैन होते हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो तकलीफ है, उस हिसाब से आपने किया। और मेरा भी प्रयास रहा कि मैं इसको कितना से नहीं सर, आपने बहुत हेल्प करी आज। और आई विल कंटिन्यू to improvise in future, and I'll be honored and very happy to be part of your series of the podcast that you may come, and I'm very happy to share my knowledge. Wonderful sir, so we'll definitely look forward Thanks to that. so much. सर जो आपने ये बात बोली ना सर कि मतलब जो लोग, जो जनसंख्या जिस तरह से सोचती है उसके अकॉर्डिंग सोचना और उसके अकॉर्डिंग पूछना, मेरे प्रोग्राम का ध्येय ही ये है। यू नो, इट इज द ग्रेट इंडियन ब्रांड शो वेयर my focus has always been on somehow to keep helping the entrepreneurs of this country, and like our wonderful dear Prime Minister Modi ji says, you know, being vocal for local, एक दूसरे का साथ देगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। और मैं हमेशा कहता हूँ, हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं, नेटवर्क सिस्टम है, और अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो ब्रह्मांड में कोई हमसे आगे नहीं निकल सकता। ये सत्य है और यही परम सत्य है और यही हमारा ध्येय है।
एक दूसरे का साथ देंगे तभी आगे बढ़ेंगे. देखते रहिए द ग्रेट इंडियन ब्रांड शो. We've come up with something new. We are going to come up with a special series and I'll surely announce it before we start that one with KPG. So we'll call you KPG for everybody. It is KPG. मैं चाहूंगा सर आप अपना एक बार email address बता दें. If there are some people who want to ask some personal questions, आपसे पूछना चाहते हैं, probably they could ask you, they could write a mail to you. अगर आप अपना email address दे सके सर. मेरा ईमेल एड्रेस है kpsingh @asawadvisors.com. Please note down in the band. That is where you can get in touch with him, or you can hunt for him on seek him out on LinkedIn as well. He has many followers on LinkedIn as well. तो आप वहाँ पे you can seek his guidance. Thank you so much, KP sir, आने के लिए यहाँ पे, and I look forward to having many more great discussions. अब जीतो भारत का दिल किस प्रकार से आज आपको पता लग गया. वी आर बैक अगेन. 8 महीने का ब्रेक था लेकिन एक धमाके के साथ वापस आए हैं. एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू कम अप विद अ लॉट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल आवर डियर एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल द सिटीजंस अलाइक. कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग एंड कमेंटिंग ऑन दिस चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस. ये सिर्फ मेरी नहीं, ये हम सब की कहानी है. ये भारत की कहानी है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स की कहानी है. थैंक यू सो मच. It's rocket launching day, right on, it's time to play. All set, ready to go, far away to the show. Dressed up in silver suit, climbing up with gravity shoes. Buckle up to my seat, baby, I can feel my heartbeat.